अलोहा, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे वीडियो के जो उद्देश्य रहेंगे यानी हम इस वीडियो से क्या सीखेंगे वो है ब्रीफ हिस्ट्री। हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। मीनिंग, नेचर एंड यूटिलिटी ऑफ सोशल साइकोलॉजी। आइए शुरुआत करते हैं। First experiment in the field of psychology was conducted by Triplett in 1897. 1897 वो पहला साल था जहाँ पर समाज मनोविज्ञान से संबंधित किसी ने प्रयोग किया था और वो नाम था ट्रिपलेट। उन्होंने जो कार्य किया था वो था प्रतियोगिता का लोगों के निष्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन ट्रिपलेट ने किया था। इससे पहले जो विचारक थे वो समाज और समाज व्यवहार के बारे में चर्चा कर चुके थे, लेकिन किसी ने भी उस क्षेत्र से संबंधित या समाज व्यवहार से संबंधित कोई प्रयोग नहीं किया था। अगर इसके प्रारंभिक वर्षों की बात करी जाए तो वो 1908 से 1939 तक का समय माना जाता है कि ये प्रारंभिक वर्ष थे जहाँ पर इनिशियल वर्क किया गया था सोशल साइकोलॉजी को लेकर। कोई ये खास या स्पेसिफिक ईयर नहीं हम बता सकते कि इस साल समाज मनोविज्ञान का उद्भव हुआ, लेकिन 1908 में दो पुस्तकें प्रकाशित हुई, मैकडूगल की बुक और एक एडवर्ड रॉस की बुक। एडवर्ड रॉस की बुक क्राउड और सोशल बिहेवियर से रिलेटेड थी और मैकडूगल की बुक इंस्टिंक्ट से रिलेटेड थी। तो ये दोनों ही किताबें समाज मनोविज्ञान के उद्भव का प्रारंभिक बिंदु मानी जाती हैं, जहाँ पर समाज व्यवहार और समाज मनोविज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है। डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, हम थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में हम अब तक समाज मनोविज्ञान के बारे में बात कर चुके हैं। अब जब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, सबसे पहले हम जो इससे पहले साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंटर्स और रिसर्चर्स रहे हैं उन्होंने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो समझें, और उसके बाद में हम अपना जो हमने इसको समझा है उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। According to Kimball and Young, social psychology is the study of persons in their interaction with one another. कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर व्यवहार मैंने अंडरलाइन किया है, पर्सन्स इन देयर इंटरेक्शंस, हम लोगों के इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं विद वन अनादर, एक दूसरे के साथ होने वाली अंतर्क्रिया को यहाँ पर अध्ययन का केंद्र बिंदु माना गया है, with the reference to the effects of this interplay upon the individual's thoughts, second feeling, third emotions and habits। और इस अंतर्क्रिया का लोगों के विचारों पर, भावनाओं पर, संवेदनाओं पर और आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हम समझ पाए हैं कि किम्बल एंड यंग ने व्यक्तियों की होने वाली अंतर्क्रिया और उस अंतर्क्रिया का व्यक्तियों पर पड़ने वाले उनके विचारों पर, भावनाओं पर, संवेदनाओं पर और आदतों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को समाज मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र माना है। क्रैच, कर्चफील्ड एंड बैलची के अकॉर्डिंग द साइंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी, इट इज़ अ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इसे साइंस माना है। स्टडी किसे करती है, वो है व्यवहार या बिहेवियर किसका, इंडिविजुअल्स, इंसानों के व्यवहार का अध्ययन किस सेटिंग में, सोसाइटी की सेटिंग में। समाज में इंसान किस तरीके से व्यवहार करता है उसका अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक शाखा या उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाज मनोविज्ञान है। बाय फेल्डमैन ये मानते हैं द डिसिप्लिन दैट एग्जामिन्स हाउ अ पर्सन्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस आर अफेक्टेड बाय द अदर्स। किस तरह से समाज में हम सब रहते हैं, अकेला इंसान समाज नहीं बनाता, तो हम जब सबके साथ रहते हैं तो उनकी उपस्थिति हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, संवेदनाओं को और किस तरीके से प्रभावित करती है उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान या उसका अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट समाज मनोविज्ञान है। यहाँ पर द प्रेजेंस ऑफ अदर्स कैन बी एक्चुअल और परसीव्ड।
कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर लोगों की उपस्थिति, समाज में लोगों की उपस्थिति होती है जो हमारे विचारों व्यवहारों को प्रभावित करती है। तो उसी तरीके से ये जो उपस्थिति है ये वास्तविक हो सकती है कि वास्तव में इंसान लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है और उनसे अपना उसका व्यवहार प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही ये जो उपस्थिति है लोगों की, ये परसीव्ड भी हो सकती है, यानी कि उसे लगता है कि लोग उसे देख रहे हैं, तो इससे उसका व्यवहार किस तरह से प्रभावित होता है उसका अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। According to Fisher, the scientific study of how the behavior of an individual is influenced by and in turn influences the actions of others in the social environment. अगेन उसी बात को यहाँ पर बताया गया है, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी, ये एक वैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्र है। दूसरी बात, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसा मनोविज्ञान करता है वैसे ही समाज मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे उन इंसान का व्यवहार या उस व्यक्ति का या किसी व्यक्ति का व्यवहार किस तरह से दूसरे के द्वारा प्रभावित हो रहा है, और इन टर्न इन्फ्लुएंसेस द एक्शन ऑफ अदर्स इन द सोशल एनवायरनमेंट, किस तरीके से उसका लोगों की उपस्थिति या लोगों का व्यवहार उसके व्यवहार को और उसका व्यवहार लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, उसका अध्ययन करता है। और ये सब कुछ जो हो रहा है अंतरक्रिया एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, दैट इज़ सोशल एनवायरनमेंट। सामाजिक परिस्थितियों में एक व्यक्ति की या व्यक्तियों की उपस्थिति आपके व्यवहार को और आपकी उपस्थिति उनके व्यवहार को किस तरह से प्रभावित कर रही है, उसको अध्ययन करने वाली जो शाखा है या उसको अध्ययन करने वाला जो विषय है वो समाज मनोविज्ञान है। इन सब डेफिनेशन से जो अर्थ हम निकाल पाए हैं और समाज मनोविज्ञान के बारे में समझ पाए हैं वो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान की एक शाखा है, यानी कि इसमें मनोविज्ञान के गुण देखे जाते हैं, मनोविज्ञान के गुण देखे जाएंगे। जिस तरीके से मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान विचारों और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ये भी वही कर रहा है। इट इज़ अ साइंस, ये एक विज्ञान है। जिस तरीके से मनोविज्ञान एक विज्ञान है उसी तरह से ये भी एक विज्ञान है। कहने का तात्पर्य है ये है कि ये वैज्ञानिक मूल्यों को आधार मानते हुए विषय का अध्ययन या कंटेंट या वेरिएबल्स का अध्ययन करने वाली एक शाखा है, जिसमें जो रिसर्च मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं वो साइंटिफिक हैं और वही इसे एक साइंस बनाते हैं। यानी कि साइंटिफिक वैज्ञानिक मूल्यों और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग जब मानव व्यवहार को समझने में, सामाजिक सेटिंग में या सामाजिक परिवेश में मानव व्यवहार को समझने के लिए जब वैज्ञानिक मूल्यों और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है तो वो इसे विज्ञान बनाता है। नेक्स्ट, इट स्टडीज सोशल बिहेवियर एंड सोशल थॉट्स। समाज में जो इन लोगों का व्यवहार है उसका अध्ययन और सामाजिक विचारों का अध्ययन, कैसे लोगों की उपस्थिति आपके व्यवहार को बदलती है और कैसे लोगों की उपस्थिति आपके विचारों को बदलती है। और ये केवल एक तरफा नहीं है, ये दोनों तरफ से है कि आपकी उपस्थिति भी उनके व्यवहार को किस तरीके से, उनके विचारों को, लोगों के विचारों को कैसे प्रभावित कर रही है, उसका अध्ययन इस क्षेत्र में किया जाता है। और थॉट्स एंड बिहेवियर इन सोशल सेटिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिहेवियर एंड थॉट्स जिसके बारे में मनोविज्ञान बात करता है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट विच सेटिंग, इन विच सेटिंग, किस क्षेत्र में, किस परिस्थिति में उन विचारों और व्यवहारों का अध्ययन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो परिस्थिति होती है वो सामाजिक परिस्थिति होती है। अब ये प्रश्न उठता है कि सामाजिक परिस्थिति है क्या? Social setting or social situation, according to Shaver, social setting is a situation where two or more persons interact. सामाजिक परिस्थिति वो परिस्थिति है, वो घटना है जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति अंतरक्रिया करते हैं। जैसे क्लास हो गई, मित्रों का समूह हो गया, खेल का मैदान हो गया, ऑफिस हो गए। यहाँ पर कितने लोग होते हैं और सब एक दूसरे से किसी न किसी स्वरूप में अंतरक्रिया कर रहे होते हैं।
तो ये हुई सामाजिक परिस्थितियाँ। तो इन सामाजिक परिस्थितियों और इन जैसी अनेक सामाजिक परिस्थितियों में होने वाले सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विचारों का अध्ययन समाज मनोविज्ञान करता है। अब अगला सवाल आता है कि अंतरक्रिया किसे कहते हैं। सामाजिक परिस्थिति तो समझ में आ गई जहाँ पर कई लोग अंतरक्रिया करते हैं। अब अंतरक्रिया होती है प्रक्रिया, the process by which an individual notices and responds to others who are noticing and responding to him is known as interaction। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नोटिस करता है, उस पर ध्यान देता है और उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, तो सामने वाला व्यक्ति अगर उसको नोटिस करता है और प्रतिक्रिया देता है तो ये जो परिस्थिति है वो अंतरक्रिया कहलाएगी। टीचर आपके सामने से आता है और आप उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, ये एक अंतरक्रिया का उदाहरण है। आपके मित्र को देखकर आप हैंड वेव करते हैं तो ये आपकी अंतरक्रिया का उदाहरण है और वो आपकी तरफ बढ़ता है और हाय हेलो का जवाब देता है। तो ये कुछ साधारण से उदाहरण हैं अंतरक्रिया के। दिस इंटरेक्शन कैन बी एक्चुअल और सिंबॉलिक। ये दोनों तरीके की अंतरक्रिया हो सकती है। प्रत्यक्ष अंतरक्रिया वैसी परिस्थिति है जहाँ दोनों ही व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति वास्तविक रूप में एक दूसरे से मिल रहे हों, जैसे खेल का मैदान, खेल में सब खेल रहे हैं, तो ये एक वास्तविक अंतरक्रिया है। और सिंबॉलिक किस तरीके की हो सकती है, किसी ने लेटर लिखा और उसका वहाँ से जवाब आया, यानी कि जो दो व्यक्ति अंतरक्रिया कर रहे हैं वो वास्तविक रूप में एक दूसरे से संपर्क में एक्चुअली नहीं है, फेस टू फेस सिचुएशन में नहीं है। जैसे अगर आप इस वीडियो पर कोई कमेंट करते हैं और मैं कोई रिप्लाई देती हूँ तो वो एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन का उदाहरण होगा। नेक्स्ट, इंटरेक्शन कितने तरीके का हो सकता है, तो ये हो सकता है बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड ग्रुप, एंड बिटवीन ग्रुप एंड ग्रुप। दो दोस्त बात कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रही है तो ये ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन का उदाहरण है। एंड थर्ड वन इज ग्रुप एंड ग्रुप, जब दो समूह अंतरक्रिया कर रहे हैं, यानी कि एक समूह का व्यवहार दूसरे समूह के व्यवहार और विचारों को प्रभावित कर रहा है और दूसरे समूह का विचार और व्यवहार एक पहले समूह को प्रभावित कर रहे हैं, तो इस तरीके की अंतरक्रिया समूह अंतरक्रिया कहलाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगा खेल का मैदान, जहाँ पर दो टीमें हैं, ये दोनों ग्रुप हैं। और इस तरह से हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक फील्ड दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन। ये एक वैज्ञानिक शाखा है जिसका उद्देश्य है व्यवहार की प्रकृति और कारणों को समझना सामाजिक परिस्थिति में। सामाजिक परिस्थिति में इंसान किस तरीके से व्यवहार करता है और उसके विचार किस तरीके के होते हैं, उसकी भावनाओं पर लोगों की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी आदतों पर, उसके विचारों पर लोगों की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका अध्ययन करने वाली ये एक वैज्ञानिक शाखा है जो मनोविज्ञान का हिस्सा है। नेक्स्ट, अगर हम और इसको और प्रिसाइजली देखें तो सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टडिंग द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल इन सोशल सेटिंग। और अगर हम बेसिक की बात करें तो वही बात लौट कर आ जाती है कि ये व्यवहारों और विचारों का अध्ययन है जिसकी जो परिस्थिति होगी वो होगी सामाजिक परिस्थिति। अब सामाजिक परिस्थिति हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक परिस्थिति वह परिस्थिति है जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति अंतरक्रिया करते हैं और ये अंतरक्रिया वास्तविक या प्रतीकात्मक भी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है जहाँ दो व्यक्ति अंतरक्रिया कर रहे हैं, व्यक्ति और समूह के बीच में भी हो सकती है। नेक्स्ट इज नेचर। प्रकृति क्या है, समाज मनोविज्ञान का स्वरूप किस तरीके का है, तो यहाँ पर जो दो मूल तत्व हैं वो हैं, इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर एंड इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। साइंटिफिक नेचर होने का मतलब है कि समाज मनोविज्ञान का जो अध्ययन है या समाज मनोविज्ञान जिन भी विषयों का अध्ययन या जिन भी वेरिएबल्स का अध्ययन करता है उसमें साइंटिफिक वैल्यूज़ को ध्यान में रखता है
इसके साथ ही साथ साइंटिफिक मेथड्स को यूज करता है। इसलिए समाज मनोविज्ञान का स्वरूप या प्रकृति जो है वो साइंटिफिक कही जाती है। हम ये पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं। किसी भी सब्जेक्ट को साइंस होने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि उसमें साइंटिफिक वैल्यूज़ को आधार मानकर, यानी कि वैज्ञानिक मूल्यों को आधार मानकर उसका में अध्ययन किया जाता है। ये साइंटिफिक वैल्यूज़ या वैज्ञानिक मूल्य क्या हैं, जिनकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। वैज्ञानिक मूल्य हैं ऑब्जेक्टिविटी, जिसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि जब भी अध्ययन किया जाए तो वो मानवीय मूल्यों से प्रभावित न हो, यानी कि रिसर्चर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, बिहेवियर है, नेचर है, उसका प्रभाव रिसर्च पर कम से कम पड़े, तभी वह ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ हो पाएगा। नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी यानी कि सूक्ष्मतम स्तर तक जब वो उसे प्रिसाइजली स्टडी करते हैं, बहुत सूक्ष्मतम स्तर तक उसे समझने की कोशिश करते हैं और त्रुटिपूर्ण अधिक से अधिक होना चाहते हैं, और इस विचार के साथ जब अध्ययन किया जाता है तो वो हाई एक्यूरेसी वाला माना जाता है, और उसको यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू सोशल साइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट इज स्केप्टिसिज्म यानी कि जब केवल उन्हीं आइडियाज़ को या थॉट्स को एक्सेप्ट किया जाता है सब्जेक्ट में जो बार बार प्रूव हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एक कोई रिसर्च हुई, उससे जो रिज़ल्ट आया उसको ही हमने इसका सब्जेक्ट मैटर बना लिया, या उसको ही हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो इस सब्जेक्ट में दे दी। ऐसा नहीं है। जब विषय को या विचार को बार बार पुष्ट किया जाता है, बार बार रिसर्चर्स उसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तब जाकर उस कंटेंट को या उससे संबंधित किसी बात को सब्जेक्ट में एक्सेप्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज़ ओपन माइंडेडनेस। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यू है साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए। अगर हम ओपन माइंडेड नहीं होंगे, अगर रिसर्चर ओपन माइंडेड नहीं होगा, तो वो केवल अपने विचारों तक ही सीमित होके रह जाएगा। अगर उसके सामने ये विचार आता है कि उसने जो रिसर्च करी थी उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं और उसे इस तरीके से सुधारा जा सकता है, किसी भी तरीके से सुधारा जा सकता है, और वो ओपन माइंडेड है, तो वो उन्हें सुधार कर अपने कार्य को और अधिक बेहतर और उन्नत बना सकता है। तो इन वैल्यूज़ के साथ सोशल साइकोलॉजी काम करती है। इसके साथ ही साथ जो मेथड्स अपनाए जाते हैं सोशल साइकोलॉजी में, वो है वो साइंटिफिक मेथड्स हैं। मैंने ये बात पहले भी करी है कि ये जो मेथड्स हम आगे भी पढ़ेंगे, और इसमें जो स्टडीज़ की जाती हैं ये नॉन साइंटिफिक मेथड्स नहीं हैं, ये साइंटिफिक मेथड्स हैं। ये एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं, लेकिन ये सारी विधियां वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। किसी भी साइंस की उपयोगिता, किसी भी विषय की उपयोगिता उसका एप्लीकेशन होता है कि वो लोगों के लिए कितना उपयोगी है। अगर कोई विषय अध्ययन करता है और बहुत सारी नई जानकारियाँ अर्जित करता है और उसका उपयोग मानव विकास के लिए और मानव की बेहतरी के लिए नहीं हो पा रहा है, तो वो कोई एक उत्तम प्रकार का विज्ञान नहीं माना जाएगा। तो इस वजह से समाज मनोविज्ञान एक अप्लाइड साइंस है। यहाँ पर जो रिसर्चेस और यहाँ पर जो रिजल्ट्स आते हैं उनका समाज में उपयोग बहुत ज़्यादा है। जैसे क्राउड के बारे में अगर कोई स्टडी सामने आती है, या राइट्स को लेकर स्टडी आती है, या प्रेजुडिस हुआ, स्टीरियोटाइप्स हुए, ये समाज से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं। अगर इनको लेकर रिजल्ट्स कुछ सामने आता है या कोई नई रिसर्च सामने आती है, तो उसका उपयोगिता इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ साइंटिफिक इन नेचर एंड इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अगर मैं इस बात को समझने की कोशिश करूँ तो मैं एक सवाल ज़रूर ये पूछूंगी कि भाई हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है इसे समझने के लिए, तो इसकी उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल एंड एथिकल टेंशन्स जो समाज में बढ़ रहे हैं, बढ़ जाते हैं। प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह है, दूसरे समूह के बारे में एक नकारात्मक मनोवृत्ति रखना, ऐसा क्यों होता है,
और ये नकारात्मक मनोवृत्ति आगे ले जाती है विभेद की तरफ, जो किसी भी समाज के विकास के लिए अच्छी बात नहीं है। राय और हुआ तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके अध्ययन की हमें ज़रूरत है, और उनके मानवीय पक्षों को, मानवीय व्यवहार, ये एक तरीके का मानवीय व्यवहार ही है जिसकी अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो वो अध्ययन को उपलब्ध कराता है समाज मनोविज्ञान। हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय स्टडिंग प्रोपेगेंडा, पब्लिक ओपिनियन। ये इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करने में मदद करता है। ये प्रचार को समझता है कि किस तरीके का प्रचार मानव व्यवहार को प्रभावित करेगा, या कि कौन सी इफ़ेक्टिव वेज हो सकती हैं, कौन से वो प्रभावकारी तरीके हो सकते हैं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित करने का मतलब है कि आप अपने विचार को उन तक पहुंचा सकें और वो उसे अपनाएं। अगर कोई इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती है, या उसे ये पता चलता है कि पब्लिक ओपिनियन उसके किस बारे में है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ डिसाइड कर सकते हैं, और इससे उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट बाय स्टडिंग सोशल परसेप्शन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। समाज का विकास कब होगा? जब हम व्यवहार को समझेंगे, उसकी कमियों को मिटाएंगे और उनकी अच्छाइयों को बढ़ाएंगे। तो इन ग्रुप, आउट ग्रुप, मेरा समूह, आपका दूसरा समूह, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, प्रेजुडिस, एटीट्यूड, इन सब मुद्दों को और इन सब विषयों को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमें कई तरीके की जानकारी देते हैं जिससे समाज का विकास हो सके। हेल्प्स इन सोशल एडजस्टमेंट। जब सोशल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है तो उसके साथ ही साथ उसके आसपास के एनवायरनमेंट, सोशल सेटिंग को भी स्टडी किया जाता है। तो जब हमें दोनों पक्ष पता होंगे तो इससे आसानी इस बात में होगी कि अधिक से अधिक सामाजिक एडजस्टमेंट, समायोजन स्थापित किया जा सके, प्रेजुडिस को कम किया जा सके, डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके, और मैक्सिमम एडजस्टमेंट की तरह सोसाइटी को ले जाया जा सके। थियोरीज हेल्प इन प्रिडिक्शन। थियोरीज हमेशा की किसी भी सब्जेक्ट के लिए बात होगी, सोशल साइकोलॉजी स्पेशल नहीं है। थियोरीज हमेशा प्रिडिक्शन में मदद करती हैं, वो आधार प्रदान करती हैं किसी भी व्यवहार के बारे में कि इसका सैद्धांतिक आधार ये है, और ये प्रिडिक्शन हमें व्यवहार के, किसी गलत व्यवहार को होने से रोकने में बहुत अधिक मदद करता है। नेक्स्ट इज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग कॉजेस ऑफ बिहेवियर। ये थियोरीज ही है सोशल साइकोलॉजी की जो हमें व्यवहार के, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक विचारों के कारणों को समझने में मदद करती हैं, और जब हमें कारण पता होंगे तो हम नकारात्मक व्यवहार को रोक भी सकते हैं और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ा भी सकते हैं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये सब चीज़ें कंट्रोल, प्रिडिक्शन एंड थ्योरीज के ही आधार पर होगा कि पॉलिसी मेकर्स डिसीजन मेकिंग कर सकें कि इस तरीके की व्यवस्था की जाए ताकि कोई अमुक व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके। इस तरीके से हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि सामाजिक परिस्थिति में मानवीय विचारों और व्यवहारों का अध्ययन करने वाली वैज्ञानिक शाखा समाज मनोविज्ञान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी स्टडीज़।